हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सीधा पॉइंट पर आएंगे, ज़्यादा देर की बात आज करेंगे नहीं। हमेशा बातचीत ही करते रहते हैं, बातचीत के बीच में पढ़ते रहते हैं। लेकिन हम जो कल बात कर रहे थे वो एक बहुत बेहद खास रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में मैंने आपको बताया था। याद कीजिए, आप याद कीजिए कि मैंने आपको कुछ इस तरह से बताया था। ये है, मान लीजिए मेरे पास अल्कोहल, इसमें मैंने 3 डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिए थे। पहला लिया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट, दूसरा लिया था Al2O3 हीट, और तीसरा लिया था मैंने THO2 हीट। आप देखिए कि इनमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। याद करो, मैंने कहा था इसमें कि रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट बनेगा। रीअरेंजमेंट के बाद यहां से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन यहां से देखने को मिलती है। यहां से रीअरेंजमेंट नहीं होता है। यहां से क्या नहीं होता? रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट लेस सब्सटीट्यूटेड, मोर सब्सटीट्यूटेड बनती है। यहां से लेस सब्सटीट्यूटेड। अब यहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सब्सटीट्यूटेड वाला, वरना हम बता देते कि THO2 के केस में अलग होती है कहानी और Al2O3 के केस में अलग होती है कहानी। तो ये बात अपन ने कल कर ली थी। इसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि कोई भी आपके पास कार्बोनाइल है, एनी कार्बोनाइल, एल्डिहाइड और कीटोन, अगर इसकी रिएक्शन MgHgH2O के साथ करवा दी जाए तो यहां से पिनाकोल बन जाता है। क्या बन जाता है? पिनाकोल बन जाता है। ये विसिनल डाइओल आर कॉल्ड एज पिनाकोल। और जब आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H+ हीट कर देते हो तो यहां से होता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहां से आपको देखने को मिलता है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो मेरे हिसाब से अपन इसी सवाल की कल चर्चा कर रहे थे, इन्हीं बातों की कल चर्चा कर रहे थे। एक बेहद खास सवाल मैं तुम्हें लिखवा देता हूं, आइए देखिएगा। मेरे साथ एक खास सवाल लिखने की कोशिश करो। मेरे साथ एक खास सवाल आप लिखने की कोशिश करो। मेरे साथ एक खास सवाल आपको लिखना है। ए लिख दिया गया सब जगह, BCD। ऐसा ही सवाल आपको जेई में पूछा जाएगा जैसा मैं लिख रहा हूं। FgKMnO4 H ZnHgHCl I MgHg H2O J कॉन्सेंट्रेटेड H+ हीट। ये तो बोर्ड मेरे पास नहीं है, वरना Z तक लिख देता मैं इसको। K, आपको K आइडेंटिफाई करके देना है मुझे। कितनी जल्दी आप आंसर करेंगे उस पर डिपेंड करता है। जल्दी से जल्दी कर दो। तो उम्मीद है कि तुमने इस प्रश्न को किया होगा सीरियसली। आइए मैं करवा देता हूं आपको, अब आंसर बता देता हूं, मेरे साथ बने रहना। सबसे पहले हेलोजिनेशन करवा लोगे आप यहां पे, CH3CH2Cl ये बन जाएगा, ठीक है। LiCuI ये दोनों मिलकर के इसका क्या बना देंगे भैया? जिलमांस रिएजेंट बनाएंगे। याद करो, EtCuLi, और ये क्या जनरेट करके देगा? CH3CH2 माइनस याद करके देगा, जनरेट करके देगा। कौन सी रिएक्शन थी ये? कोरे हाउस रिएक्शन थी। कौन सी रिएक्शन थी? कोरे हाउस रिएक्शन में तुमने पढ़ा था। ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो जो B बनेगा वो हेक्सेन बन जाएगा। 3 4 5 6 हेक्सेन बन जाएगा। याद करो, मैंने कहा था कि 3 मेटल ऑक्साइड हैं, Cr2O3, Al2O3 और MOO3।
या चाहे तो तीनों कंबाइंड ले लो, चाहे कोई दो ले लो, चाहे कोई एक ले लो, इनको हीट कर दिया जाए तो यहाँ से बेंजीन बन जाएगा। यहाँ से बन जाता है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन। सोडियम लिक्विड अमोनिया डबल बॉन्ड्स को बेंजीन के एक बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। पीटी हाइड्रोजन इसे साइक्लोहेक्सेन में बदल देगा। Cl2H क्लोरीनेशन कर देगा। एक्वस KOH यहाँ पे OH लगा देगा। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे कीटोन में बदल देगा। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ZnHgHCl क्लीमेंसन रिडक्शन इसकी मुंडी उड़ा देगा। MgHgH2O यहां से बनाएंगे पिनाकोल, यहां से बनाएंगे पिनाकोल और यहां से फिर पिनाकोलोन, पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। H 1 2 3 4 कार्बोकटायन बन गया, 7 मेंबर में एक्सपेंड होगा। यहां पर लग गया पॉजिटिव चार्ज और यहां पर है OH ग्रुप। अब मेरे पास माइग्रेट करने के लिए कोई भी नहीं है, तो आप इस रिंग को 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दोगे। कितने मेंबर में कन्वर्ट कर दोगे? 7 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट कर दोगे। इसे आपको 7 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट करके इसे बैक बॉन्डिंग दिलानी पड़ेगी, कुछ ऐसा। कितने मेंबर की? 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ऐसा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये नजर आएगा तुम्हें। 7 मेंबर की रिंग 3 4 5 6 7 एक्सपेंड करके ही बैक बॉन्डिंग कर सकता है। इसी सवाल को वापस करिए जल्दी से जल्दी। अब हम आगे बात करते हैं। हमने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट देख लिया। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इवन 2 चीजें याद रखना। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास 1 डिग्री का अमीन हो, अगर आपके पास 1 डिग्री का अमीन हो, क्या हो आपके पास? 1 डिग्री का अमीन अगर आपके पास है, इस 1 डिग्री के अमीन में आइदर आप NaNO2 HCl डाल दो या आप इसमें HNO2 डाल दो, तो डाइजोनियम बनता है। ये बनता है डाइजोनियम सोल्ट कहते हैं इसको, डाइजोनियम सोल्ट। और क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए ये बाहर निकल के यहां से कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकटायन आपको देखने को मिलता है। कोई और नहीं जुड़ पाता तो ये Cl- और ये NO2 यही दोनों जुड़ जाते हैं। जल है तो OH जुड़ जाता है। एक्वस होता है एक्चुअली ये, तो अगर कोई और कार्बोकटायन बना, अगर कोई और नहीं है जुड़ने के लिए, तो NO2 भी जुड़ सकता है, Cl भी जुड़ सकता है और जल से H2O से OH जुड़ सकता है। तो 3 तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं। और अगर कोई दूसरा है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, वो अटैक करने के लिए आ जाएगा। तो पहला रिएक्शन ये है। दूसरा रिएक्शन, कोई भी आपके पास अल्काइल हैलाइड है। क्या है आपके पास? अल्काइल हैलाइड। इस अल्काइल हैलाइड में आप कोई लुईस एसिड डालते हो। क्या डालते हो? लुईस एसिड डालते हो। किस में डालते हो? अल्काइल हैलाइड में। जैसे AlCl3 हो गया, जैसे SbCl5 हो गया, ये सब आपके लुईस एसिड इसमें डाले जाएंगे अगर, तो ये लुईस एसिड इस Cl- को बाहर निकाल लेंगे और आपको कार्बोकटायन जनरेट करके देंगे। आपको क्या जनरेट करके देंगे? कार्बोकटायन जनरेट करके देंगे। कार्बोकटायन जनरेट करके देंगे। तो 2 तरह से कार्बोकटायन जनरेट होता है। इसी थीम के बेसिस पर आपका आता है आगे, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी। इसी थीम के बेसिस पर आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी सेमी पिनाकोलोन रिएक्शन। इसी थीम के बेसिस पर हमें पढ़नी है सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ऐसा कोई सबस्ट्रेट है। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, अगर मेरे पास ये सबस्ट्रेट है, अगर मैं इसमें कर देता हूं कॉन्संट्रेटेड H+ हीट, कौन सा OH निकालोगे? राइट वाला या लेफ्ट वाला? देखो, अगर लेफ्ट वाला OH तुम निकाल के यहां पॉजिटिव बनाते हो, इसे कितने अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। यहां वाला निकालते हो तो 3 और 2 5, आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। इसलिए आप कहोगे कि आप कौन सा वाला निकालना प्रीफर करोगे? जहां आपको अल्फा हाइड्रोजन
ज्यादा मिल रहे हैं, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला यहां से OH ग्रुप आप निकालने की चेष्टा करेंगे और ये निकल गया है, कार्बोकटायन बन गया है। इसका कार्बोकटायन का बनना और ग्रुप का माइग्रेशन, इन दोनों में से कौन माइग्रेट करेगा? इथाइल का माइग्रेटरी पावर ज्यादा होता है, ये यहां पे माइग्रेट कर जाएगा और आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। दिस इज पिनाकोल पिनाकोलोन। इसी रिएक्शन को अगर इसी रिएक्शन में मैं सबस्ट्रेट बदल दूं, अगर मैं इसमें सबस्ट्रेट बदल दूं, लाइक यहां पे NH2 मैंने कर दिया और इसमें अब मैं NaNH2HCl कर दूं, NaNO2HCl या फिर HNO2 कर दूं, हम जानते हैं कि NH2 बाहर निकलेगा, कार्बोकटायन बनेगा। अब कार्बोकटायन आपको यहां बनाना ही पड़ेगा, इस केस में OH नहीं निकालना है, और इधर से ग्रुप का माइग्रेशन, ये कहलाती है सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन। मैं फिर लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो। इसे कहते हैं हम सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सेम अगर मैं यहां पर Cl ले लूं, क्या ले लूं मैं? Cl ले लूं और उसमें मैं डाल दूं लुईस एसिड AlCl3। अगर मैं इसमें AlCl3 डाल दूं, AlCl3 यहां से क्या करेगा? Cl माइनस को बाहर निकालेगा और वही ग्रुप का माइग्रेशन होके ये बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अभी मैं दिखा देता हूं, आपको शो करता हूं सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन के बारे में। आइएगा, देखिएगा, देखो जरा ध्यान से। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए आप सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी आपको। सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, AlCl3 ने X निकाला, ग्रुप का माइग्रेशन। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना होगा। ले लिया? ठीक है। चलिए जी, अब मैं आपको आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रश्न दे रहा हूं, बिना दिमाग लगाए अपनी पूरी ईमानदारी से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। इससे पहले वाली स्लाइड में आपको शो कर देता हूं, ये सेम ही है, ये लीजिए, ये सेमी पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रखने जा रहा हूं, आपको इन प्रश्नों को पूरी ईमानदारी से हल करना है, पूरी ईमानदारी से आपको इन प्रश्नों को हल करना है। क्या आप कर पाएंगे? मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। यहां से देखो, ये जो AgNO3 है, ये बात ध्यान रखना, ये Ag+ जनरेट करके देगा, ये इस I- के को निकाल के AgI का PPT बनाता है। ये मैंने आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए एक चीज ऐड कर दी है। कार्बोकटायन बनेगा, अब ये कार्बोकटायन क्या करेगा वो आपको तय करना है। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और जल्दी आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है कि आपने ये प्रश्न किए होंगे। अब मैं आपको सारे प्रश्न करा देता हूं, आइए देखिए, देखो जरा ध्यान से, देखो एक एक प्रश्न को देखो। इस प्रश्न में अगर बात करें तो यहां पर कार्बोकटायन बनेगा। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो यहां पर क्या बन जाएगा? कार्बोकटायन। अब हमें क्या करना है? इसे कैसे भी करके ऑक्सीजन के पास पहुंचाना है, ग्रुप माइग्रेट करा के। अब आप देखो कि यहां पर कोई ग्रुप इस कार्बन की 4 वैलेंसी, 2 तो ये रही, एक ये है ऊपर जिस पर पॉजिटिव है और एक OH है, तो OH के पास तो पहुंचाना ही है। तो हमें इसे एक्सपेंड कराना पड़ेगा 7 मेंबर की रिंग में, जैसा कि हमने पिछले वाले सवाल में करा था। आप पहले रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, आप पहले रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे और उसके बाद में आप फिर स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा।
यहां पर डबल बॉन्ड हो तो 7 मेंबर की रिंग हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 मेंबर की रिंग। ऐसा कुछ प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा यहां से। ये SbCl5 क्या करेगा, आप ऐसे सवालों को डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, आप इन्हें इस तरह से तोड़ के लिख लेना। देखो मेरे ये सवाल इस तरह से लिखे हुए समझ में नहीं आते, इसलिए मैं इन्हें ऐसे तोड़ के लिख लेता हूं। तोड़ के लिखते हैं तो चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, ज्यादा क्लियर रहती हैं, इसलिए आप तोड़ के लिख लीजिए। Cl, ये SbCl5 क्या करेगा, इस Cl को Cl- की फॉर्म में निकालेगा और यहां से कोई एक ग्रुप का माइग्रेशन कराओगे, किसका, इसका, और प्रोडक्ट बना दोगे कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड हो, CH3 C Me Et और Me। स्क्रीनशॉट लीजिए 2 सवालों का, अभी साफ करूंगा इनको, जल्दी लीजिए। आइए देखिए, देखो मैं इसे हटा रहा हूं, चाय पीजिए आप भी। हम सिर्फ वर्चुअल चाय पी सकते हैं। अब वो आ गया है, ये मैं इसका कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं वापस लगा देता हूं, एक बार देखिए। जल्दी से जल्दी आप इन प्रश्नों को करने की कोशिश कीजिए, मैं हटा रहा हूं। हटा रहा हूं इन प्रश्नों को अब, ठीक है। आइए देखिए, देखो अब ध्यान से। अब मुझे करना है ये वाला प्रश्न, NaNO2HCl डाल रखा है, यहां से इसे हटा दो, Me का माइग्रेशन करा दो, यहां पे डबल बॉन्ड बना दो, सरल सवाल था। यहां से AgNO3 क्या करेगा, AgI का PPT बनाएगा, यहां कार्बोकटाइन बनेगा, रिंग एक्सपेंड करेगी और 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, डबल बॉन्ड O बना देना। कर लोगे, आई थिंक कर लोगे, आप कर लोगे क्या, कर लोगे या मुझे करना है, पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ही करना है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? ये लीजिए, यहां पर पॉजिटिव, ये लीजिए, बैक बॉन्डिंग करा के डबल बॉन्ड O बना दीजिएगा, यहाँ 6 मेंबर की रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। ये क्या करेगा, Br को बाहर निकालेगा, पॉजिटिव बनाएगा, यहां पे तो हाइड्रोजन है ही, हाइड्रोजन का शिफ्टिंग करा दो, यहां पे हाइड्राइड का माइग्रेशन, हाइड्राइड का माइग्रेशन हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा हाइड्राइड का माइग्रेशन, और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज को बैक बॉन्डिंग देगा और एल्डिहाइड यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये प्रोडक्ट यहां से मिलेंगे। तो ये थी हमारे पास एक पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, इवन एलिमिनेशन हमने देख ली। अब हम आगे चर्चा करते हैं E2 एलिमिनेशन के बारे में। आइए देखिए, अब समझना ध्यान से, थोड़ी देर ध्यान से समझना, थोड़ी देर ध्यान से समझना। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सबस्ट्रेट लिया, हमने एक सबस्ट्रेट अलोंग विद लिविंग ग्रुप ले लिया है, हमने एक सबस्ट्रेट अलोंग विद लिविंग ग्रुप ले लिया और साथ में हमने कोई स्ट्रोंग बेस ले लिया है, साथ में हमने कोई स्ट्रोंग बेस लाइक RO-, इस तरह का कोई हमने स्ट्रोंग बेस ले लिया। ये लिविंग ग्रुप जो है ये उतना अच्छा नहीं है, ये बेकार लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप। याद करो, अगर अच्छा लिविंग ग्रुप था तो उसे जब मैं पोलर सॉल्वेंट में डालता था तो वो निकल जाता था। अभी मेरे पास बेकार कैटेगरी का लिविंग ग्रुप है, इसे अगर मैं पोलर सॉल्वेंट में डालूंगा तो ये निकलेगा नहीं, ये नहीं निकलेगा। बेस कह रहा है मुझे मतलब नहीं है, तू निकल चाहे तू मत निकल। अरे तू निकल चाहे तू मत निकल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहिए बस मुझे दे दो और मुझे फ्री करो।
मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दो। मुझे क्या चाहिए? मुझे बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेना है। ये बेस बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन लेने का अपना काम शुरू करता है। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि वो इसे खींच रहा है H प्लस को। यहां बनेगा नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे इसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, जिसे हम इंटरनल अटैक के नाम से जानते हैं। ये बॉन्ड पेयर इसके साथ ओवरलैप करता है, इंटरनल अटैक करता है, और क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग ये होती है, समझो ध्यान से, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लिखवा दूंगा नोट्स। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ ये ओवरलैप चल रहा है। अब इसे मजबूरन ये जगह छोड़नी पड़ेगी, इसे यहां से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से हम जानते हैं कि अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले गए तो भैया वहां से क्या हो जाता है? बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। निकलना पड़ेगा यार लिविंग ग्रुप को। अब यहां से कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, यहां डबल बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन निकल रहा है, और ये बेस इसे निकाल रहा है। ये बन जाता है ट्रांजिशन स्टेट। ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट। इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यही रिएक्शन का रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो आप देखिए इस आरडीएस में सबस्ट्रेट और रिएजेंट दोनों अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आप लिखोगे रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय रिएजेंट का कंसंट्रेशन या बेस का कंसंट्रेशन। इसकी जो पावर होती है वही है ऑर्डर। तो आप कहोगे इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 2 है, और मोलिकुलरिटी भी कितनी है? 2 है। इसे हम E2 नाम देते हैं, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन। आप मुझे सोच के बताइए, क्या इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? आप कहेंगे बिल्कुल, इसमें क्योंकि हाइड्रोजन का निकलना आरडीएस का पार्ट है, इसलिए इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, होगा और होगा। आपके दिमाग में यह भी आ सकता है कि मैं इधर से भी तो ट्रांजिशन स्टेट बना सकता हूं। बिल्कुल बना सकते हो। 2 तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनेंगी, जब आप हॉफमैन प्रोडक्ट बनाने के लिए करोगे और जब आप सेडजेव प्रोडक्ट बनाने के लिए करोगे। ऑब्वियस है, कोई भी रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, इसलिए आप सेडजेव प्रोडक्ट को प्रायोरिटी दोगे। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इसमें देखी जाएगी। आप ये लिखोगे रेट ऑफ E2, आप ये लिखोगे रेट ऑफ E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट आपको ये लिखनी है, और ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी का मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन होता है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड यानी सेडजेव प्रोडक्ट। बस इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। फास्ट स्टेप में ये भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा। आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये खूबसूरत एल्कीन आपको बनता हुआ नजर आता है। सेडजेफ एल्कीन बनाने की चेष्टा आप करेंगे, सेडजेफ एल्कीन बनाने की चेष्टा करेंगे। जो रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं वो है बेस पावरफुल होना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट एल्कीन स्टेबल बननी चाहिए। ये लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन, सबसे बड़ी बात लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन जो हैं, सबसे बड़ी बात यही है, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होने चाहिए, क्योंकि तभी तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर पाएगा। इस चीज को हम नाम देते हैं एंटी पेरीप्लेनरिटी। हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे एंटी पेरीप्लेनरिटी कहते हैं। हम इसे एंटी पेरीप्लेनरिटी के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर होने चाहिए, होने चाहिए और होने चाहिए। क्लियर है बात? अगर सिंगल बॉन्ड है तब तो फ्री रोटेशन हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पर एंटी पोजीशन पर आ जाएंगे। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ, जैसा कि रिंग में होता है, यहां पर लिविंग ग्रुप, यहां पर CH3,
ये H लगा हुआ है, अब यहां H और लीविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पर है, ये तो निकल जाएंगे। लेकिन अगर एंटी पोजीशन पर नहीं होते, अगर ये एंटी पोजीशन पर नहीं होते तो ये नहीं निकल पाते, नहीं निकल पाते। यहां से आपको नो एक्शन लिखनी पड़ेगी। E2 नहीं होगी भाई साहब, यहां पे E2 नहीं होगी, तो इसे एंटी पेरिप्लेनरिटी कहते हैं। एंटी पेरिप्लेनरिटी मस्ट बी प्रेजेंट। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा E2 रिएक्शन के बारे में। बस मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, बाई मोलिकुलर एक्सप्लेनेशन। आइए देखिए, आइए देखिए, हम एक एक चीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या लिखा है। यह है कि जितने भी एलिमिनेशन प्रोसेस हैं सबके सब हाई टेम्परेचर पर होते हैं। अरे सबके सब कब कहां होते हैं? हाई टेम्परेचर पर। किसी भी एलिमिनेशन प्रोसेस में सिग्मा बॉन्ड टूटता है और पाई बॉन्ड बनता है, दो टूटते हैं और एक बनता है, इसलिए एंडोथर्मिक होती है। इन द E2 mechanism, if initiated by a strong base, अगर E2 mechanism स्ट्रोंग बेस से होती है स्टार्ट, अगर E2 mechanism एक स्ट्रोंग बेस से स्टार्ट, E2 mechanism किससे होगी? स्ट्रोंग बेस से स्टार्ट होगी। इट इज अ वन स्टेप मैकेनिज्म विदाउट इंटरमीडिएट। इसमें वन स्टेप मैकेनिज्म, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, स्ट्रोंग बेस अपना काम कर रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, ट्रांजिशन स्टेट दोनों एंटी पोजीशन पर। वी गेट सेडजेफ एल्कीन मेजर, रेट भी 2 है, ऑर्डर भी 2 है। स्क्रीनशॉट आपको लेना ही पड़ेगा। आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब देखिए आगे चलते हैं। रेट ऑफ E2 किन चीजों पर डिपेंड करेगी? बेसिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगी। जितना पावरफुल बेस होगा उतनी ज्यादा तेज गति से होगी, क्योंकि वो निकालेगा तभी तो इंटरनल अटैक होगा। सारा खेल तो इसी ने रचा है। रेट ऑफ E2 लिविंग एबिलिटी पे भी डिपेंड करेगी। ये कहेगा मैं निकल जा रहा हूं, निकल रहा हूं, निकल रहा हूं, ये कहेगा मैं निकलूंगा ही नहीं, तो मार ले इंटरनल अटैक, मैं नहीं निकल रहा। फ्लोरीन कह रहा मार ले इंटरनल अटैक, मैं नहीं निकल रहा। रेट कम हो जाएगी, निकलना तो पड़ेगा लेकिन रेट कम। RF कभी एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करता ही नहीं है, कहता है मैं नहीं निकलूंगा, मार लो मेरे को, अनस्टेबल हो जाएगा। E2 CO काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट मैंने बता दिया आपको किस तरह से, क्योंकि RDS का पार्ट है हाइड्रोजन का निकलना, प्रोटियम आसानी से निकलेगा, इसलिए इसमें रेट ज्यादा होगी। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा, यहां 6 अल्फा H मिलेंगे एल्कीन को। आप देखिए यहां पर 2 अल्फा H मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा, इसलिए इसकी रेट ज्यादा होगी। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जहां हिंड्रेंस ज्यादा होती है वहां E2 ज्यादा होती है। जल्दी लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, क्योंकि हमें आयन नहीं बनाने। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे क्योंकि हमें आयन नहीं बनाने हैं। चलिए जी आगे चलते हैं। मुझसे प्रश्न पूछा गया है E2 की रेट बताइए। कैसे देखोगे? अगर या तो लिविंग ग्रुप से देखोगे, या तो बेस से देखोगे, या तो लिविंग ग्रुप से देखोगे। अगर लिविंग ग्रुप अलग अलग है तो, बेस अलग अलग है तो बेस से देखोगे, और अगर सबस्ट्रेट अलग अलग है तो एल्कीन बना के देखोगे। तो जो स्टेबल एल्कीन बन रहा होगा उसमें रेट सबसे ज्यादा होगी। जल्दी से जल्दी से मन में सोचिए। आई थिंक आपने किया होगा। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस प्रश्न को, आपकी इजाजत हो तो आपके लिए मैं हाजिर हूं। यहां पे आप Cl हटाओगे और मोर सब्स्टिट्यूटेड, यहां पे डबल बॉन्ड बनाओगे, Cl डबल बॉन्ड, Cl डबल बॉन्ड, Cl डबल बॉन्ड। कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है? आप कहो गुरुजी चौथा नजर आ रहा है, चौथे के बाद तीसरा आ रहा होगा, पहला आ रहा होगा, फिर दूसरा आ रहा होगा। इसमें तो दिख ही रहा है Cl हटेगा और ये डबल बॉन्ड बेंजीन बन जाएगा, तो 4 सबसे ज्यादा। फिर यहां पे हटने के बाद पहला, यहां पे हटने के बाद रेजोनेंस, तीसरा, दूसरा, पहला। इस तरह से आपको देखना है, एल्कीन बना के देखना पड़ेगा अगर सबस्ट्रेट अलग अलग हैं तो। अब आप देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं सारी कहानी,
जो कि एंटी पेरिप्लेनरिटी से संबंधित है। कहां से संबंधित है? एंटी पेरिप्लेनरिटी से। कहां से? एंटी पेरिप्लेनरिटी से, जो कि मैं बता रहा था तुम्हें, क्योंकि एंटी पोजीशन से अटैक होता है, इसलिए हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों एक दूसरे के एंटी पर। अब आप देखो, इसका एंटी पोजीशन पर कौन है? ABMO। इसका ये बॉन्ड पेयर है, यही तो अटैक मारेगा। तो ये सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी तो अटैक मारेगा। अगर प्लेन में नहीं है तो, क्योंकि यहां फ्री रोटेट, यहां E2 नहीं होगी इस कंडीशन में, क्योंकि ये दोनों सेम साइड है, फ्री रोटेशन है, इसलिए मुझे एंटी पेरिप्लेनरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। इसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इस बॉन्ड पेयर की प्लेन में लाऊंगा, तब ये जाकर के इसके अंदर घुसेगा और लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। ABMO, BMO और ABMO एक दूसरे के कोप्लेनर होने चाहिए, इसे ही एंटी पेरिप्लेनरिटी कहते हैं। एक्सियल पोजीशन आपको नजर आ रही होगी, एक दूसरे के एंटी पर, ये ऊपर ये नीचे, बोथ आर एंटी एट ईच अदर। जैसे यहां लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, या हाइड्रोजन एंटी पोजीशन, ये तो एंटी पोजीशन मेंटेन करता है कौन? एक्सियल पोजीशन। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। यहां अगर बात करें, ये H और Cl एंटी पोजीशन पर है, यहां हो जाएगी, लेकिन यहां नहीं हो पाएगी, क्योंकि CH3 और Cl अपोजिट साइड में नहीं है। यहां अगर बात करें तो हालांकि आप जब D लेते हो तब रेट कम हो जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी आपको यहां से D ही लेना पड़ेगा, क्योंकि जो एंटी पोजीशन पर होगा हम उसे ही निकाल सकते हैं, वही अलाउड है। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? जो एंटी पोजीशन पर है वह निकलेगा। Cl के साथ हमें किससे निकालना है? जो इसके एंटी पर है, आइदर इट इज ड्यूटेरियम और इट इज प्रोटियम। क्या ये बात क्लियर है? हालांकि हम ड्यूटेरियम को नहीं निकालते हैं, उसकी रेट कम होती है, लेकिन जब कोई चॉइस ही नहीं है तो उसे निकालना पड़ेगा। तो हम क्या समझे? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि जिस हाइड्रोजन को आप निकाल रहे हो और जिस Cl को आप निकाल रहे हो, वो एक दूसरे के कहां पर होने चाहिए? एंटी पोजीशन पर होने चाहिए, एंटी पर। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तब तो वो फ्रीली रोटेट हो जाता है और वो एंटी पर आ जाते हैं, जैसे ये वाला। जैसे ये दोनों अभी एंटी पर नहीं है, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फ्रीली रोटेट हो जाएगा। वो दिक्कत कब आएगी? जब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, जैसे रिंग में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने ये प्रश्न है, रेट ऑफ E2 कंपेयर करनी है। अगेन वैसा ही सवाल, सबस्ट्रेट बदल रहा है तो एल्कीन देखोगे, सबस्ट्रेट बदल रहा है तो एल्कीन देखोगे, और यहां एंड प्रोडक्ट लिखना है एंटी पेरिप्लेनरिटी से। जल्दी से इस आंसर को कर दीजिए। यही है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। तो उम्मीद है कि इन प्रश्नों को आपने किया होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको क्या करना है? एल्कीन बना के देखना है। यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे, और यहां पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, एल्कीन की अल्फा H से देख लेंगे, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब देखो, यहां जब डबल बॉन्ड बनेगा और यहां जब डबल बॉन्ड बनेगा, तो दोनों में अल्फा H बराबर मिलेंगे, लेकिन रेट हम इसकी ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि हिंड्रेंस से देखा जाएगा। जहां हिंड्रेंस ज्यादा होगी वहां रेट ज्यादा होगी। देखो अल्फा H यहीं ज्यादा होंगे, यहां दोनों जगह सेम मिलेंगे तुम्हें, वो तो कम हो जाएगा। यहां आप यहां से नहीं निकाल सकते, कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, यहां पे डबल बॉन्ड बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तो बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिज हेड पोजीशन sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकती। वहां पे बना लेंगे, ये सबसे लीस्ट हो जाएगा। यहां प्रोडक्ट बनाना है तो हमें इस रिंग को फ्लिप कराना पड़ेगा। अभी ये कहां पर है? इक्विटोरियल पर। Cl और H इक्विटोरियल पर है, मुझे एक्सियल पर लाना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि जब रिंग को फ्लिप कराया जाता है तो ये एक्सियल पर आ जाता है। ये आपके सामने आंसर। आज के लेक्चर में बस इतना ही। पहले मैंने इसे फ्लिप कराया, ये 1 नंबर, ये कार्बन नीचे आ गया, ये 1 नंबर है, ये 4 नंबर है, 4 नीचे 1 ऊपर। फ्लिप कराने से Cl जो इक्विटोरियल पे था वो एक्सियल पे आ गया, ये ME थे यहां शिफ्ट हो गए, ये जो आगे चला गया। अब D इक्विटोरियल पे था, कहां आ गया है? एक्सियल पे आ गया है। एंटी पेरिप्लेनरिटी एक्सियल मेंटेन करता है, इसलिए आप इस H को नहीं हटाओगे, आप D और Cl को हटाओगे, यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा। दैट इज द आंसर। ठीक है, डन है। आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट टर्न पे छोटी क्लास रही, लेकिन सीखना ज्यादा जरूरी था। E2 के एग्जाम्पल अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।